नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे, आपका अपना फेवरेट डिबेट शो। आज बात कल जहां बात खत्म की थी उसके आगे हम तो पूछेंगे कि क्या राम अस्त्र से विपक्ष का चक्रव्यूह टूट गया है। जिस तरह मिशन 2019 के लिए कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दल एनडीए के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव के बहाने किलेबंदी कर रहे थे, उसमें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में रामनाथ कोविंद साहब का नाम सामने आने के साथ क्या बीजेपी ने बड़ी सेंध नहीं लगा दी है। एनडीए से दूरी बनाकर चलने वाली जेडीयू के साथ ही यूपीए में शामिल रही सपा बसपा जैसी पार्टियां भी कोविंद के नाम पर एनडीए के पाले में जाती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी की धुर विरोधी बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस और टीआरएस ने कोविंद के समर्थन का ऐलान कर दिया है, तो एआईएडीएमके के भी एनडीए के उम्मीदवार कोविंद के पक्ष में वोट डालने के पूरे आसार बन रहे हैं। इसीलिए आज हम तो पूछेंगे कि क्या राम से टूटा विपक्षी चक्रव्यूह, क्या जेडीयू, बीएसपी, बीजेडी, टीआरएस जैसी बड़ी पार्टियों को सोनिया ने अपने खेमे में वापस ला पाएंगी। हम तो पूछेंगे कि क्या दलित कोविंद के नाम पर जब बीजेपी की धुर विरोधी बीजेडी, बीएसपी, जेडीयू जैसी पार्टियां अपनी जिद छोड़ सकती हैं, तो कांग्रेस और लेफ्ट क्यों नहीं। और हम तो पूछेंगे कि क्या जेडीयू का कोविंद और आरजेडी को कांग्रेस को समर्थन का संकेत बिहार में महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी नहीं है। तो राम से टूटा विपक्षी चक्रव्यूह में इन सवालों पर हम बड़े पैनल से करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले ये नजर। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, राम से टूटा विपक्षी चक्रव्यूह। रामनाथ कोविंद जी का गवर्नर के रूप में बिहार में कार्यकाल बहुत शानदार रहा है। उन्होंने कभी हमारी सरकार के लिए किस तरह की परेशानी पैदा नहीं की। अन्य राज्यों के राज्यपालों की तरह से उन्होंने केंद्र के एजेंट की तरह से बिहेव नहीं किया और राजभवन मुख्यमंत्रियों के खिलाफ साजिश के अड्डे बनते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया है। हम उसकी सराहना करते हैं। 17 सियासी दलों की डिनर पॉलिटिक्स के जरिए कांग्रेस ने विपक्षी एकता की जो कोशिश की थी, उसमें जेडीयू, एसपी, बीएसपी भी शामिल हुई थी, लेकिन राम से टूटा विपक्षी चक्रव्यूह। नीतीश कुमार जी से हम अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि आपने प्रशंसा किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिवसेना एलाइज एक गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज तो नहीं हो सकता है ना। हालांकि विपक्षी दलों की एकजुटता से बीजेडी ने खुद को अलग रखा था, लेकिन देश के प्रथम नागरिक के चुनाव में पार्टी सुप्रीमो नवीन पटनायक ने अपना फैसला सियासी जोड़तोड़, रुझान या गणित से ऊपर रखा। The BJD has decided to support the candidature of Shri Ramnath Kovind. The office of the President of India is above political considerations, and the Biju Janata Dal wants to keep it above politics. साफ है, रामनाथ कोविंद का नाम सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए बढ़ाकर पीएम मोदी ने चक्रव्यूह या यूं कहें कि कोविंद व्यूह रच डाला है। दलित वर्ग से आने वाले कोविंद के जरिए न केवल विपक्ष करीब करीब लाजवाब हो गया है, बल्कि ऐसा कर बीजेपी ने देश में अपने संगठन का पहला राष्ट्रपति बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। बीजेपी को उम्मीद थी कि नवीन पटनायक की तरह कांग्रेस भी इस मुद्दे पर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर फैसला करती, लेकिन कांग्रेस को कोविंद पर नहीं, कोविंद के बीजेपी का होने पर ऐतराज है। हम अभी व्यक्ति तौर पर उसके व्यक्तित्व के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहेंगे, उसकी पर्सनालिटी के बारे में, लेकिन यह हकीकत है कि वो हार्डकोर बीजेपी है। अब बीजेपी को कैसे सपोर्ट किया जा सकता है, ये तो संभव नहीं लगता। कांग्रेस की उम्मीद से उलट रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी का समर्थन करने वालों की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। एआईएडीएमके, बीजेडी, टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस, एसपी, बीएसपी और जेडीयू से मिलने वाले संकेत मुकाबले को एक तरफा बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोविंद के गांव, इलाके और सूबे में खुशी का माहौल है।
कहीं खुशी है तो कहीं गम भी। कांग्रेस अपने गम के बावजूद शिवसेना के रुख में उतार चढ़ाव से फिलहाल खुश हो रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद यूपीए के कुनबे में हुई सेंधमारी से इसकी भरपाई नहीं हो सकती। अगर यूपीए के किले में जेडीयू के जरिए सेंध लगी तो राष्ट्रपति चुनाव के बाद बिहार की सियासत विपक्षी एकता की चूलें हिला सकता है। कोविंद जैसे दलित उम्मीदवार के विरोध का असर गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। ऐसे में बीजेपी के कदम को मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जाना लाजमी है। हम तो पूछेंगे कि राम से टूटा विपक्षी चक्रव्यूह क्या इन चुनावों में भी गुल खिलाएगा। हम तो पूछेंगे क्या पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से विपक्षी एकता की पोल खुल गई है। हमारा सवाल एक बार फिर सुनिए, क्योंकि आपके जवाबों का इस शो के दौरान हमको लगातार इंतजार रहता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के मास्टर स्ट्रोक से विपक्षी एकता की पोल खुल चुकी है। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #कोविंद होंगे राष्ट्रपति के जरिए भी आप फेसबुक पेज पर जाकर, ट्विटर हैंडल पर जाकर अपने सुझाव हम तक पहुंचाइएगा। जो खास मेहमान इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं उसमें यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी हैं, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ जो लोग बाहर से जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं बारी बारी से करा दूं। अनिल बलूनी बीजेपी के मीडिया इंचार्ज, और जब से बड़ी जिम्मेदारी मिली है उसके बाद पहली बार किसी डिबेट में शिरकत कर रहे हैं। अनिल भाई शुक्रिया इस वक्त निकालने के लिए। मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता, वो मेरे साथ हैं। राजीव रंजन जी जेडीयू के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, वो मेरे साथ हैं। हमारे साथ प्रगति मेहता जी हैं जो कि मीडिया इंचार्ज हैं, स्पोक्स पर्सन हैं राष्ट्रीय जनता दल के, पहली बार हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। और साथ में हमारे साथ AK वाजपेयी साहब भी जुड़ रहे हैं जो कि आज अहमदाबाद में है, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सबका इस डिबेट में स्वागत है। मीम अफजल साहब, बीते 24 घंटों से जब से ये घोषणा हुई, मैं आपसे सीधे पूछना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी बार बार इस बात को रब कर रही थी, बीजेपी को चिढ़ा रही थी जैसे कि आपने तो अपना कुनबा नहीं संभाला, आपकी तो शिवसेना आपसे बागी हो गई। और ठीक ये कार्यक्रम शुरू करने के पहले उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा कर दी कि रामनाथ कोविंद के साथ शिवसेना खड़ी है। तो अब तो एनडीए तो पूरा एक है। विपक्ष की जो 17-18 पार्टियां एक साथ बैठी थी उस दिन भोजन करने सोनिया जी के साथ, उनमें से मायावती जी अलग जाती दिख रही हैं, नीतीश कुमार अलग जाते दिख रहे हैं। तो दिक्कत तो आपके कुनबे में है। देखिए, आपने कहा दिख रहे हैं, अभी दिखाई तो नहीं दिए ना। आपने भी कहा दिख रहे हैं, लेकिन मैं बहुत गौर से जब भी किसी चैनल पर जाता हूं जी, तो आप जब शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की तो मैं आपकी कमेंट्री पर गौर करता हूं। आपकी कमेंट्री देख करके मुझे सिर्फ एक बात याद आ रही है कि चुनाव प्रेसिडेंट का हो रहा है जिसके अंदर एक स्तर होना चाहिए, लेकिन आपके कमेंट्स क्या हैं? मास्टर स्ट्रोक। मैं समझता हूं कम से कम इस चुनाव को तो थोड़ा सा आप ऊंचे होकर के आपको उस पर तबसरा करना चाहिए। दूसरा जो मैं कहना चाहता हूं कि ये आदत कब तक चलेगी कि जब भी कोई इशू आता है आप कांग्रेस को लगता है बिल्कुल इस तरह से लगता है जैसे कोई रूलिंग पार्टी के खिलाफ बोल रहे हो आप, और जो रूलिंग पार्टी है उसके ताल्लुक से आपका रवैया ऐसा होता है कि जैसे बस उससे बढ़िया तो काम इस देश में कभी हुआ है ना कभी होगा और ना होगा। मैं समझता हूं कि एक तरफा जो डिबेट्स आप कभी कभी करते हैं इस पर मुझे एतराज जरूर है, लेकिन मजबूरी है। एतराज करने से क्या होगा? आपकी अपनी पॉलिसी है, आप उसके हिसाब से अफजल साहब, आप जहां तक आपने कहा विपक्ष की आप मेरे बारे में डिबेट करना चाहते हैं वो हम तो मैं आपको दोबारा फिर बुला बताएंगे। लूंगा। यहाँ 4 गेस्ट और बैठे हुए हैं, सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अफजल साहब, आप मेरे बारे में जो टिप्पणी करना चाहे करिए, और आपके तमाम मित्र ट्विटर पर, फेसबुक पर करते भी रहते हैं। आप अपनी राय रखने में स्वतंत्र हैं। नहीं, आप करिए, मेरे बारे में भी कर रहे हैं तो करिए। अफजल साहब, प्रोग्राम के बारे में कर रहा हूं। मेरा ये कहना है, मैं प्रोग्राम के बारे में कर रहा हूं। क्या कांग्रेस विपक्ष में है तो दूध की धुली है? और ये मेरा हम कांग्रेस से सवाल करेंगे तो हम गलत हो जाएंगे। उस पर रिएक्ट करने मेरे आपने करीब 1.5-2 मिनट आपने लिए, आपने 1.5-2 मिनट आपने लिए, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। पार्टी हूं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।
जब बीजेडी, मेरे ओपनिंग कमेंट में ये भी था जिसको आपने कहा कि एक तरफा होते मैंने हैं। दिया आपके सवाल का जवाब। नहीं, जब ओपनिंग कमेंट में मैंने ये भी कहा कि बीजेडी, बीएसपी जैसी धुर विरोधी, बीजेपी की धुर विरोधी पार्टियां अपनी आइडियोलॉजी को पीछे छोड़ सकती हैं, बीजेपी के साथ मतभेद को पीछे छोड़ सकती हैं, कोविंद जी को समर्थन कर रही हैं, कांग्रेस और लेफ्ट और ममता बनर्जी जैसे लड़ने पर उतारू हैं। अरे बीजेडी को चिंता नहीं है अपने चुनाव की उड़ीसा में, मायावती को चिंता नहीं है उत्तर प्रदेश में अपने वोट बैंक की, क्या नीतीश कुमार को चिंता नहीं है बिहार में अपने वोट बैंक की? सिर्फ कांग्रेस ने परचम उठा रखा है। क्यों राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो? क्यों आप क्यों नहीं अपनी सीट छोड़ सकते? आपने अभी जो आपने ये कहा कि उसमें आपने अभी बिहार से नीतीश कुमार जी का नाम लिया। नीतीश कुमार जी ने कहा जाति तौर पर उन्होंने पसंद किया कैंडिडेट को। मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं भी कुछ कह सकता हूं। मैं खुद 2 साल तक राज्यसभा में कोविंद जी के साथ रह चुका हूं, उनकी शैली के बारे में जानता हूं। वो हमारी एक्स एमपीज एसोसिएशन के मेंबर हैं। अक्सर हम बैठते थे सेंट्रल हॉल में, उनको हमने सुना भी है, उनसे बातचीत भी होती रही है और उनके विचार भी जानते हैं। हमारी राय कुछ भी हो, लेकिन जब हम पार्टी की बात करते हैं तो हमको पार्टी के विचार को रखना होता है। मैं यहाँ अपनी जाति राय देने के लिए नहीं बैठा हूँ। बहुत अच्छी राय मेरी भी हो सकती है और हो सकता है कि होती नहीं है बल्कि है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरी राय से मेरी पार्टी भी इत्तेफाक कर ले और अपनी आइडियोलॉजी। नीतीश जी ने राय जाती दे दी। देखिए वो तो बात सही है, पूरा मूड चेंज कर दिया। जो एनडीए के पास वोट नहीं दिख रहे 50%, वो जेडीयू के साथ जुड़ने से आसानी से हो जाते हैं। मायावती जुड़ जाए तो और आसान हो जाते हैं, एआईएडीएमके आ जाए तो और आसान हो जाते हैं। अनिल बलूनी मैं आपको डिबेट पे लाना चाहूंगा। मीम अफजल साहब आपने काफी वक्त भी लिया। अनिल बलूनी, कांग्रेस पार्टी या विरोधी पार्टियों की क्या मजबूरी है? शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए सुमित जी, एक तो सबसे पहले मैं कांग्रेस के जो विद्वान प्रवक्ता हैं मीम साहब का बड़ा सम्मान करता हूं और हर वक्त उनसे बड़ी अच्छी डिबेट की अपेक्षा भी करता हूं। लेकिन मीम साहब ने आज जो सवाल उठाए डिबेट शुरू करते ही, मुझको उससे आपत्ति है। आप देखिए कि आज पूरे देश के अंदर, आपका चैनल इस पूरा देश के अंदर आज यही चर्चा है कि एनडीए का जो कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट तय किए हैं वो वाकई बड़े बेहतरीन कैंडिडेट तय किए और चारों तरफ चर्चा है। ये सिर्फ आपके न्यूज 18 में नहीं, ये चारों तरफ चर्चा है और विपक्ष के बारे में पूरी तरफ चर्चा है। तो इसलिए मीम अफजल साहब इस तरह के सवाल उठाए, मुझे अपेक्षा नहीं थी। बहरहाल कोई बात नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश जी ने कहा कि मेरी निजी पसंद है। क्यों कहा? आखिर इस पे कभी मीम अफजल साहब आप सोचेगा, आपकी पूरी पार्टी सोचेगा कि किस तरीके से 2.5-3 वर्ष वहां गवर्नर के रहते हुए उन्होंने किस तरह के कार्य वहां पर किए कि उसके कारण नीतीश जी उनको पसंद करने लगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि किस तरीके से बिहार के अंदर वाइस चांसलर की नियुक्ति में काम किया जाता था, लेकिन जब कोविंद जी वहां गवर्नर बने एक बेहतरीन ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हुआ और ऐसा काम हुआ कि हर वक्त उंगली उठाई जाती थी, लेकिन इस बार नहीं उठाई गई, इसलिए नीतीश कुमार जी उसको पसंद करते थे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि कोविंद जी के जो अपने कार्य हैं, उनका जो व्यक्तित्व है। बलूनी जी सुनिए, अब देखिए आपने बहुत समय खराब किया था। एक लफ्ज भी कोविंद जी के बारे में कोई नेगेटिव नहीं बोला, अच्छा, बल्कि पॉजिटिव बोला। कोई बात नहीं। मैं सुमित जी, तो ये आप मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाइए। और जो लोग तारीफ कर रहे हैं, मैंने ये भी नहीं कहा कि वो गलत कह रहे हैं, मैंने ये भी नहीं कहा कि वो गलत कर रहे हैं। अफजल साहब, ऐसा क्यों हुआ कि आप तारीफ तो कर रहे थे लेकिन बलूनी जी को सुनाई नहीं दे रही थी, या आपकी आलोचना इतनी ज्यादा थी कि तारीफ दब गई आपकी बातों में? सुमित जी, मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा 1 मिनट में। जी। देखिए सुमित जी, प्रोग्राम को लेकर कर रहा था। रामनाथ कोविंद जी, आप करिए, हम आपकी आलोचना करते हैं, आप आलोचना करिए, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। मीम साहब, आप ऐसा नहीं करते थे अक्सर। अनिल बलूनी, आप बोलिए। बलूनी, आप 30 सेकंड में। मीम साहब का व्यवहार ऐसा नहीं होता था अक्सर, लेकिन पता नहीं क्यों आज ऐसा हो रहा है। देखिए, मैं मीम साहब आपको एक और चीज बताता हूं और आपके दर्शकों को भी सुमित जी बताता हूं कि जिस दिन रामनाथ कोविंद जी बिहार गवर्नर बन के गए तो उनसे वहां पत्रकारों ने पूछा कि कोविंद जी ये बताइए कि क्या आप सरकार को कसेंगे, क्या आप सरकार से टकराव का रुख रखेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं संविधान से बंधा हूं, मेरे पास जो गवर्नर के काम है वही करना है, मैं संविधान का पालन करता हूं। तो इस तरह के कोविंद जी का व्यक्तित्व है मीम साहब, इस कारण सारे के सारे उनको समर्थन कर रहे हैं और इसी कारण
आज जो आपके साथ लोग थे वो भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के गरिमा वाले पद के ठीक लिए है। उम्मीदवार प्रगति बनाया जी, है, जिसका सम्मान होना प्रगति चाहिए। मेहता को लेके आना चाहूंगा डिबेट में। आरजेडी के नेता हैं प्रगति जी, मेरे को आपका रुख जाना बहुत जरूरी है। किस तरफ हैं आप लोग? क्या आप अपने राज्य के राज्यपाल के साथ रहेंगे, कोविंद जी का समर्थन करेंगे, जैसा कि जेडीयू की ओर से इशारा मिल रहा है? देखिए 22 तारीख को विपक्षी दलों की बैठक है और 22 को सब कुछ तय हो जाएगा, आपके सामने आ जाएंगी चीजें। अभी से कुछ भी पूर्वानुमान लगाना ठीक नहीं है कि कौन किसके साथ है, कौन किसके विरोध में है। नीतीश जी ने जो शिष्टाचार तारीफ भेंट की, किए। नीतीश जी ने जो तारीफ की, नहीं, आप तारीफ- लोगों ने नहीं की। तारीफ आपके संबंध मधुर नहीं है? नहीं, तारीफ की बात, बिहार के राज्यपाल हैं, तारीफ तो उन्होंने शिष्टाचार भेंट की और तारीफ की। लालू जी ने तो नहीं की शिष्टाचार भेंट। नहीं, लालू जी ने ठीक कहा कि बिहार के राज्यपाल का नॉमिनेशन नाम आया है और 22 तारीख की बैठक में जो भी निर्णय होगा उससे हम लोग अवगत करा देंगे। नहीं, पर शिष्टाचार भेंट तो कर सकते थे ना लालू जी, तेजस्वी नहीं, जी, शिष्टाचार डिप्टी भेंट सीएम। नीतीश बधाई नहीं देते? जी हमारे गठबंधन के, नहीं, नीतीश जी हमारे महागठबंधन के नेता हैं और उन्होंने भेंट किया है। तो मतलब नीतीश जी ने लालू जी से पूछ के भेंट किया है? लालू जी की मर्जी थी उसमें? नहीं, पूछना क्या है, महागठबंधन के नेता तो हैं। अगर नीतीश जी मुख्यमंत्री तारीफ कर रहे हैं तो भेंट लालू जी भी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तारीफ तो नीतीश जी ने खराब कहाँ कहा है कि मैं तो बोल ही रहा हूँ तारीफ कर रहे हैं। नीतीश जी ने कोविंद जी की तारीफ की, इसका मतलब लालू जी ने भी तारीफ की, इसका मतलब आरजेडी और महागठबंधन की एक राय है। नीतीश जी ने साफ कहा है कि बिहार के राज्यपाल थे और हम व्यक्तिगत तौर पे उनकी तारीफ कर रहे हैं और 22 तारीख को बैठक में जो होगा, नीतीश जी ने यह भी कहा है कि विपक्षी दलों की बैठक होगी, उसमें हम लोग अपनी नीतीश जी राय ने कल एक बताएंगे, बैठक जो भी बुला बात ली है। होगी। राजीव जी, कल क्या करने वाले हैं आप लोग? राजीव जी, कल अचानक नहीं, वो आपने पार्टी में इंटरनल, नहीं, पार्टी का राजीव इंटरनल जी, मसला है, राजीव वो बैठक करेंगे हम लोग। क्या राजीव जी, कल आपने बैठक बुलाई है किस लिए नीतीश जी ने? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नीतीश कुमार जी ने जो भी सद्भावना के तौर पर रामनाथ कोविंद जी के बारे में जो भी उद्गार व्यक्त किए हैं, वो सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार है और सार्वजनिक जीवन में इस शिष्टाचार का निश्चित तौर पर सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बतौर राज्यपाल जो निष्पक्ष और निरपेक्ष भूमिका उनकी रही है, वो देश के कई राज्यों में जो राजभवन और निर्वाचित सरकारों के बीच जो टकराव की स्थितियां रही हैं, उससे भिन्न तस्वीर थी। अब लेकिन मेरा ये कहना है कि ये उनके विचार रामनाथ कोविंद जी के राज्यपाल की भूमिका को लेकर के रहे हैं, लेकिन अब जो एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाना है उसमें देश की राजनीतिक स्थिति, जो प्रतिपक्षी एका के जो सवाल है और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से तय की गई उम्मीदवारी है, उन तमाम बिंदुओं पर पार्टी कल विचार करेगी और उसके बाद जो स्टैंड होगा वो आधिकारिक तौर पर आपके साथ साझा किया जाएगा। एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा, एक जो बार बार दुर्भाग्यपूर्ण है, दलित कार्ड का इस्तेमाल बार बार हो रहा है। रामनाथ कोविंद जी के 3 वर्षों का कार्यकाल एक उत्कृष्ट राजनेता, श्रेष्ठ राजनेता के तौर पर उनका परिचय कराने के लिए काफ़ी है। अगर रोहित वेमुला या सहारनपुर का अगर कोई गिल्ट है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास, अगर लगता है कि इस नाम से उनकी भरपाई हो जाएगी, मुझे लगता है इस देश के संवैधानिक प्रधान पद पर नियुक्ति होना है और इस तरह के दलित कार्ड को खेला जाना उस पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। बाकी सारी चीजें भविष्य के गर्भ में हैं। क्या बीजेपी को इस बात का गिल्ट था कि वो दलित विरोधी का ठप्पा उस पर लग गया है, इसीलिए बार बार कोविंद जी की जाति याद दिलाई जा रही है, उनका वर्ग याद दिलाया जा रहा है? नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम दिखा दें अब तक के एसएमएस पोल के नतीजे क्या कह रहे हैं। हमारा आज का सवाल है कि क्या पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से विपक्षी एकता की पोल खुल गई है? 91% लोग एसएमएस पोल में हाँ में जवाब दे रहे हैं और ट्विटर पोल के नतीजे पे आपके सामने हैं। 87% लोग यहाँ भी हाँ में जवाब दे रहे हैं, यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये कह रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष की जो एकता थी उसकी कलई खुल गई है। एक बात कही ब्रेक के पहले, उसके मैं एक जवाब देना चाहूँगा अनिल बलूनी साहब आपसे, फिर कुछ महत्वपूर्ण ग्राफिक्स में दिखाऊंगा। अनिल बलूनी, ये बताइए, क्या बीजेपी को इस बात का डर था कि उसके ऊपर दलित विरोधी होने का ठप्पा लग गया है, जो बात राजीव रंजन ने कही? और अगर मैं इनकी बात से एक बात का इंटरप्रिटेशन निकालूं तो क्या आपको लग रहा है कि जेडीयू विरोध भी कर सकती है? राजीव रंजन जी खुलकर आपके समर्थन में खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं।
सुमित जी, आपकी आवाज़ पूरी बहुत स्पष्ट नहीं सुनाई दी, लेकिन देखिए मैं आपके दर्शकों को भी एक बात कहना चाहता हूँ कि किस तरीके से, देखिए हमारे विपक्षी लोग कितने शातिर हैं, किस तरीके से जब विषय चर्चा का है कि विपक्षी एकता के बारे में बात हो रही हो और वो विषय को कहाँ घुमा के लाते हैं। लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं मैं जवाब देने में। ये लोग सदैव से दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, गरीब के नाम पर राजनीति करते आए हैं, और आज जब गरीबों को कुछ मिल रहा है तो उनको समस्या हो रही है। आखिर हमारी सरकार ने पिछले 3 वर्षों के दौरान जी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए कितना काम किया है जी लेकिन इनको दिक्कत रहती है। सुमित जी, दूसरे राउंड में बोलूंगा। मैं आऊंगा, मैं आता हूं आपके पास। ए.के. वाजपेयी जी, आपकी बारी का इंतजार है। क्या आपको लगता है कि राजीव रंजन और जेडीयू विरोध भी कर सकते हैं कोविंद साहब का? मैं आऊंगा जेडीयू, आप राजीव जी। मैं केवल 30 सेकंड लेना चाहता हूं। राजीव जी मैं आता हूं, ए.के. वाजपेयी जी। देखिए सुमित जी, ऐसा है, वाजपेयी जी सुमित जी ऐसा है, अगर आपको याद हो तो बिहार में महादलित की जो बात उठाई थी और जो एक महादलित में डिवीजन किया था दलित में, वो नीतीश कुमार जी ने किया था जी। और नीतीश कुमार जी सबसे बड़े अपने आप को मसीहा कहते हैं महादलित और दलितों का जी। तो नीतीश कुमार जी किस मुंह से इसको कंडेम कर सकते हैं या इसका विरोध कर सकते हैं? ये तो एडमिटेड फैक्ट है ना। और दूसरी बड़ी बात ये है कि सारी की सारी पार्टियां ये कह रही हैं कि कैंडिडेट बहुत अच्छा है, कैंडिडेट के हम पक्ष में खड़े हैं। तो जब पक्ष में खड़े हो तो किस तरह से विरोध करोगे जी? मतलब ये बड़ा साफ हो गया है कि इस बार ये तय हो जाएगा कि कौन लोग दलितों के वाकई साथ हैं और कौन लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए दलितों के साथ हैं जी। तो ये तय करने की बात है। देखिए धीरे धीरे सभी लोग बड़े खुल के आ गए हैं। मेरे को बीजेडी उड़ीसा से बाहर आ गई है, उन्होंने बड़ा सपोर्ट कर दिया है। शिवसेना जो नेचुरल अलाइज है बीजेपी के साथ है और वर्षों से साथ है, वो भी घूम फिर के सपोर्ट करेगी। क्योंकि सपोर्ट इसलिए मजबूरी हो जाती है कि कैंडिडेट के प्रति किसी भी पार्टी में कुछ कहने को है नहीं। और दूसरी ये भी बात बड़ी अच्छी तय की गई है राजीव रंजन जी ने भी कही कि वो उत्कृष्ट काम किया समाज से जो आदमी आता है उसको शेष जी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। वही तो हम कह रहे हैं कि सारे के सारे विपक्षी पार्टियां वाजपेयी जी मैं आता हूं, शेष नारायण जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। यहाँ दोनों पार्टियां बैठी हुई हैं, आरजेडी भी और जेडीयू भी, दोनों मिलकर चला रहे हैं बिहार की सरकार। इनफैक्ट मीम अफजल भी हैं, तीनों मिलकर महागठबंधन चला रहे हैं और 3 में से 2 की राय एक है मोटे तौर पर, और राजीव रंजन जी भी तारीफ कर रहे हैं। हालांकि लालू जी मिलने नहीं गए, शिष्टाचार की जो बात नीतीश जी कर रहे हैं वो लालू जी ने नहीं की। शिष्टाचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये मीम अफजल साहब भी ज्यादा जानेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये चुनाव जो राष्ट्रपति के लिए होने वाला है, महागठबंधन पर इसका सीधा असर पड़ेगा? भाई वही तो मुझे लग रहा है कि नीतीश जी ने तारीफ कर दी है और बड़ा मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए भी दलित उम्मीदवार का विरोध करना। तो एक चौबे जी थे हमारी तरफ, वो कहीं गए थे, उनका किसी ने कहा कि चलिए आपको 26 बना देंगे, और 26 बनने के चक्कर में जब वहाँ पहुंचे तो लोगों ने दुबे जी नमस्कार कर लिया। कहीं ऐसा न हो कि ये राष्ट्रपति जो हो ही रहा है, उस चक्कर में इनका अपना मुख्यमंत्री न पैदल हो जाए। क्योंकि सरकार अगर नीतीश और लालू में मतलब ये दोनों ही पार्टियों के विद्वान प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि ये इस पर इनको मंथन ज्यादा करना है। राष्ट्रपति का तो जाहिर है कि उनकी मेजॉरिटी है, और नहीं है तो सरकार है, दिल्ली में जिसकी सरकार होती बना लेता। त्रिदीप चौधरी को एक बार खड़ा तो किया गया था ज्ञानी जैल सिंह के खिलाफ। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो जो महाजोत है वहाँ महागठबंधन है उसमें कोई लफड़ा पैदा हो जाए। ये इस पर फोकस बड़ा दिलचस्प होगा अगर एक तरफ लालू जी वोट करते और एक तरफ नीतीश जी वोट करते। नहीं, उसके पहले तो वहां पे पैदल, वहां तो सरकार कैसे चलेगी? नहीं, अगर लालू और नीतीश अलग अलग हो गए, और पता नहीं, मुझे लग रहा है कि जब आपको पता है कि आप नप जाएंगे, आपने अपनी हैसियत नाप लेंगे, तो इतने नाजुक जब रिश्ते आपस में हैं, तो क्यों इन लोगों ने महत्वपूर्ण बात शेठ जी बोल रहे हैं। मैं कुछ आंकड़े दिखाना चाहूंगा। मीम अफजल साहब मैं आ रहा हूँ, कुछ आंकड़े दिखाता हूँ, नंबर्स कैसे पूरे हो रहे हैं। मैं आऊंगा राजीव जी आऊंगा, मैं कुछ नंबर्स दिखा दूं, उसके बाद आपकी बारी है। ये स्क्रीन आपके सामने है। एनडीए के पास अभी करीब 48% वोट है, 48.64, जिसमें 40.03 केवल बीजेपी के हैं, और 50% से एक वोट भी ज्यादा आता है जिसके पक्ष में वो राष्ट्रपति बन जाता है। तो बीजेपी और मतलब एनडीए के पास करीब 1.5% वोट कम है, 1.5-2%। वो कहां से पूरा होगा मैं आपको आगे के आंकड़ों पे दिखाता हूं, कैसे अगली ग्राफिक्स में आप देखेंगे कि ये आंकड़े पूरे हो सकते हैं। बीजेडी, बीजू जनता दल, नवीन पटनायक ने खुलकर साफ कर दिया है,
जो 1.5% की कमी थी वो लगभग 3% बीजेडी साथ लेकर आ रही है, वो आंकड़ा पूरा होता है। अब ऊपर जाते हैं, 50% से ऊपर टीआरएस साथ आ गई है। वाईएसआर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि साथ आएगी, और इसके अलावा जेडीयू पे शंका है कि जेडीयू साथ में जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार खुलकर तारीफ कर चुके हैं और राजीव रंजन भी अगेंस्ट में स्टैंड नहीं ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पास 2.36% वोट है, वो अभी तक विरोध नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने भी कोविंद साहब का, बात वही उत्तर प्रदेश के नेता है, दलित नेता है। बीएसपी ने भी कल कहा, मायावती जी ने, हालांकि बहुत कम परसेंटेज है 0.74, पर वो ये कह चुकी हैं कि नकारात्मक तरीके से बात नहीं कर पाएंगे कोविंद के खिलाफ अगर विपक्ष कोई बेहतर दलित उम्मीदवार नहीं देता है। और सबसे बड़ा चंक जो है अनडिसाइडेड पार्टीज का, वो है एआईएडीएमके के पास 5.36, और अगर आज की तारीख में इन तमाम आंकड़ों को जोड़ लें तो बड़ी आसानी से 65% वोट हो जाते हैं, जबकि 50% ही वोट चाहिए। तो ऐसे स्थिति में मीम अफजल साहब, विपक्ष की वो जो एकता, वो जो लंच जिसमें 17 लोग एक साथ बैठे, वो मायावती अलग, नीतीश कुमार अलग, और हो सकता है 2-4 पार्टियां और अलग हो जाएं। बात विपक्ष की एकता की हो रही है मीम अफजल साहब, और वो नहीं दिखाई दे रही है। चलिए, शुक्रिया। आपने कहा कि ये विपक्ष की एकता की बात है। मैं तो अभी तक यही समझ रहा था कि विपक्ष से कोई खतरा नजर आ रहा है मोदी जी को और उनके कैंडिडेट को। ऐसा तो हम भी नहीं सोच रहे थे। जो आपने आंकड़े दिखाए, ये आंकड़े तो 1 महीने से हमारे जहन में हैं, और जब हम ये सब देखते हैं तो उसकी वजह से अपनी रणनीति तय नहीं करते, अपने उसूलों से कोई नहीं हटता है। हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी और अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करना है। आज भारतीय जनता पार्टी पावर में है। अभी शेष नारायण जी ने तो बहुत दो टोक तरीके से कह दिया, भाई दिल्ली में सरकार भी है, जिनकी होती है बना ही लेते हैं वो तो हम कब नहीं मान कर चल रहे हैं कि हम बना लेंगे या नहीं बनाएंगे। हमारा सिर्फ इतना कहना है, फिर क्यों लड़ रहे हैं? जितना फैनफेयर दिखाने की कोशिश की जा रही है उसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। देखिए, डेमोक्रेसी में इलेक्शन तो होता ही है। मैं इस पक्ष में हूं। देखिए, मेरी जाती राय है, मैं जाती राय अपनी दे रहा हूं, और आज नहीं दे रहा हूं। ये मैंने कई दिन पहले जब ये चुनाव का सब चल रहा था उस वक्त कहा था कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कॉन्सेंसस हो जाए दोनों का, तो इससे अच्छी और इससे आइडियल सिचुएशन कोई नहीं हो सकती। आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि राष्ट्रपति का ओहदा जो है, अफजल साहब, आपकी जाती राय मैं सब आंखों पे रखता हूं, और काश ये जाती राय राहुल जी और सोनिया जी भी सर आंखों पे रखें। आपकी जाती राय काश आपकी पार्टी में रखी जाए, मानी जाए। मैं ये हम पब्लिक पोस्टरिंग क्यों करते हैं पब्लिक चैनल पे आके? नहीं, यू आर हियर एज अ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन, टॉक लाइक अ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। नीतीश कुमार अफजल साहब का नीतीश कुमार के ऊपर सवाल नहीं खड़े कर रहा। अरे भाई, मैं कह रहा हूं ना, अभी नीतीश कुमार ने अपनी जाती राय रखी। हाँ, उनकी जाति, आप उनकी राय को जाति बता रहे हैं और उनको अपने खेमे मान रहे हैं, और आप अपनी राय को जाति मानकर कह रहे हैं कि मुझे मत छोड़िए बीजेपी के साथ। भाई यही तो मैं कह रहा हूं। राजीव रंजन ये जानना मुझे, देखिए राजीव रंजन ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर अलग अलग वोट किया आरजेडी और जेडीयू ने, तब बिहार की सरकार कितने दिन चलेगी? नहीं, अभी तो एक काल्पनिक परिस्थिति की चर्चा क्यों कर रहे हैं सुमित जी? इस महागठबंधन को जनता ने आशीर्वाद दिया है, एक प्रचंड जनादेश मिला है। भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ इस प्रचंड जनादेश का जो अभी अपमान होने वाला है 24 घंटे के भीतर, और वो इस बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ राजीव जी कि बीते 24 घंटे में नीतीश कुमार को राजनीतिक शिष्टाचार याद रहता है, लालू यादव को नहीं याद रहता है, तेजस्वी यादव को नहीं याद रहता है। तो वो जो प्रचंड बहुमत महागठबंधन को मिला राजीव जी, उसका अपमान तो हो चुका 24 घंटे के पहले। और हम तो पूछेंगे कि फिर सरकार कैसे चलाएंगे आप? आप अपने सवालों का जवाब पूरा लेने के पहले मुझे कम से कम चुप रहने के लिए नहीं कहेंगे। मैं इतना आपको बता देना चाहूंगा, जब एनडीए में नीतीश कुमार जी थे उस दौर में उन्होंने प्रणब मुखर्जी जी का समर्थन किया था, और एनडीए उसके बाद भी जारी रहा, पहली बात। और कल हमारी पार्टी का स्टैंड क्या होगा, केवल एक शिष्टाचार के आधार पर दी गई टिप्पणी और उनके उद्गारों को आप समर्थन के तौर पर नहीं देखें। आप इसको लेकर के आप ये कह सकते हैं कि ऐसी उम्मीद बलवती हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन लीजिए। एक मिनट मुझे नहीं लगा हमें मुझे क्या बोल रहे हैं ये भी अगर आपको मुझे बताना, आप मुझे बताने वाले हैं तो कर लिया हम लोगों ने पत्रकारिता। फिर आप दूसरों पर इल्जाम लगाते रहिए कि वो दबाते हैं, वो सिखाते हैं।
आप भी तो वही कर रहे हैं, आप तो लाइव टीवी पर बैठ के कह रहे हैं नहीं, कि आप सुमित जी, इसको ये बहस बलवती तो नहीं हो बोलिए, पाएगी। और मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा समर्थन ये कर कहना है सकते कि अगर हैं। मैं आपकी भाषा में क्यों बस बोलूं? इतना कहा है मैं आपकी भाषा में क्यों तो बोलूं? आप ही की बात सुन लेते हैं, फिर आप जो मैं आप ही की बात क्यों तो बोलूं आप ही भाई? पूरी बात कर लीजिए ना, फिर हम लोगों को कहने की जरूरत क्या है? फिर नहीं नहीं, कहने की अपनी जरूरत है ओर आप से लोगों को। समर्थन आप मान लीजिए नहीं तो हमारा। आप कह दीजिए ना, जैसे कांग्रेस ने नहीं, कह मैं दिया, क्या कहना जैसे चाहता हूं, सीताराम आप येचुरी सुनने ने के कह तैयार दिया, नहीं है ना। जैसे ममता बनर्जी ने सुमित जी, कह आप दिया, सुनने के तैयार तो नहीं है, राजीव मैं रंजन क्या कहते कहना कि हम चाहता विरोध करेंगे। आप कह दीजिए जेडीयू विपक्ष में वोट करेगी, बोल दीजिए ना आज। आपके विरोध और समर्थन के बीच का कोई लक्ष्मण रेखा भी आप समझ पा रहे हैं या नहीं? पार्टी की मीटिंग कल होनी है, आज कौन ऐलान कर देगा कि पार्टी का निर्णय क्या है? हमारा ये कहना, मैंने बस एक साधारण सी बात की कि हम लोगों ने कहा कि कहीं दलित कार्ड आप अपने गिल्ड को छिपाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। उनकी योग्यता, उनका जो व्यक्तित्व है वो काफी है महामहिम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किए जाने के लिए। और इस पर आपके बलूनी जी की प्रतिक्रिया क्या है? उन्होंने हमारी पार्टी को शातिर पार्टी बता दिया। तो ये जो धमका करके ये जो समर्थन लेने का जो तरीका है कि आप थोड़ी बहुत भी असहमति बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, ये तानाशाही तेवर है। ऐसे तेवर से देश की राजनीति नहीं चलाई जा सकती है। अभी मैं वाजपेयी जी को सुन रहा था, इनका अंग भंग भले ही हो गया हो, महादलित और दलितों के बीच इन्होंने विभाजन की बात की, लेकिन वाजपेयी जी को यह पता है कि बिहार में महादलितों के कल्याण के लिए नीतीश कुमार जी ने क्या क्या काम किया। आज ये रिलेवेंट नहीं था। हमारा बस इतना कहना है कि हम समर्थन करेंगे नहीं करेंगे ये कल सारी चीजें स्पष्ट होंगी, लेकिन दलित कार्ड के नाम पर देश के सर्वोच्च पद पर चर्चा नहीं किया जाना चाहिए। भाई आपने कहा चर्चा नहीं किया जाना चाहिए, पर अभी इस डिबेट में तो आपने छेड़ा, किसी ने नहीं कहा। नहीं जी वाजपेयी जी कुछ बोल रहे हैं, ब्रेक में जाना है। वाजपेयी जी आप कंप्लीट कर लीजिए। नीतीश जी के लिए सांप या छछूंदर वाली बात हो गई है। अगर ये विरोध करते हैं तो फंसते हैं और विरोध नहीं करते हैं तो महागठबंधन की टूट की तरफ जाता है। आपको आवाज आ रही है मेरी सुमित जी? बिल्कुल वाजपेयी जी, आपके सलाह की जरूरत नहीं है। नहीं, ये राजीव जी ने साफ कह दिया। नीतीश जी ने पहले ही कह दिया है। वाजपेयी जी बहुत खुश मत होइए। वाजपेयी जी ऐसी राय मत दीजिए। हमारी पार्टी वाजपेयी जी बहुत खुश मत होइए। ये बात राजीव रंजन जी ने एक ही बात स्पष्ट तौर पे कही कि हम अगर विरोध में वोट भी करेंगे तो हमारा महागठबंधन चलेगा। यानी वो प्री नीतीश जी के लिए भी ये परीक्षा की घड़ी है। वाजपेयी जी सुनिए, जो पार्टियां उनके लिए भी भारतीय परीक्षा की घड़ी राजनीति है। का बेहद दिलचस्प चेहरा दिखा रहा हूं मैं इस वक्त आपको, सब ध्यान से सुनिए। राजीव रंजन जी ने साफ कह दिया कि हम अगर अलग अलग वोट भी करें, जेडीयू अलग करे, आरजेडी अलग करे, कांग्रेस अलग करे, तो भी महागठबंधन जारी रहेगा, क्योंकि नीतीश जी एनडीए के टाइम पे ऐसा कर चुके हैं। तो ये गठबंधन तो नहीं टूट रहा। अब सवाल ये कि जिस नीतीश कुमार ने लालू जी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बिहार की सरकार चला रहे हैं, वो उसी महागठबंधन के लोगों को क्या डिच करने वाले हैं। ब्रेक के उस पार बने रहिए राजीव जी और वाजपेयी जी मेरे साथ। अनिल बलूनी में लौटता हूं। ब्रेक के उस पार, क्या बिहार की सरकार खतरे में आएगी राष्ट्रपति चुनाव के बाद? अनिल बलूनी के पास जाऊं उसके पहले अब तक के एसएमएस के पोल दिखा देता हूं जो डिबेट हम लोग कर रहे हैं कि क्या पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष की एकता की पोल खुल गई है। अभी तक जो जवाब आए 96% एसएमएस पोल में हमें जवाब देते हैं और ट्विटर पोल पर की संख्या भी हाँ में ही ज्यादा चल रही थी। 87% ट्विटर पोल पर हमें जवाब देते हैं। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि विपक्ष की एकता की कलई खुल गई है। लेकिन भले ही आंकड़े बढ़ते जा रहे हो, अनिल बलूनी आपके हक में, शिवसेना खड़ी हो गई हो, मायावती जी असमंजस में हो, बीजेडी ने फेवर कर दिया हो, टीआरएस फेवर में आ गई हो, लेकिन अनिल बलूनी जी जो जेडीयू शिष्टाचार के नाते बधाई दे रही है आपके बीजेपी के नेता कोविंद साहब को, आपके उम्मीदवार को, उसको आप तानाशाही बता रहे हैं, उसको आप शातिर पार्टी बता रहे हैं। आपको लगता नहीं कि नहीं। राजीव रंजन आपसे नाराज हो जाएंगे तो ये 5% वो नुकसान हो जाएगा आपका? बिल्कुल नहीं, मैं राजीव रंजन जी मेरे मंतव्य को गलत तरीके से समझे। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, आप उसको रिमाइंड करके देखिए। मैंने कहा कि विषयांतर किस तरीके से कर लिया जाता है। हमारी चर्चा का विषय विपक्षी एकता के तार तार हो गई, ये विषय है, और किस तरह से उसको जाति के बात पे कर लिया ना, इस विषय को मैंने कहा कि किस तरीके से सातिरता के साथ विषयांतर कर देना, उसको गलत समझा गया। अगर उनको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा तो मैं उसके लिए क्षमा भी चाहता हूं। लेकिन देखिए,
मैं सुमित जी आपको कहता हूं कि जितने लोगों ने हमारा समर्थन किया है, मैं उन सबका आभारी हूं। भारतीय जनता पार्टी सबका आभार करती है। जो रामनाथ कोविंद जी के समर्थन कर रहे हैं उन सबका हम लोग आभार करते हैं, और बाकी सबसे भी कहते हैं कि उनके कामों को देखें, कोविंद जी के जीवन को समझें, किस तरीके से गरीब दलित परिवार से, एक किसान परिवार से आके किस तरीके से कोविंद जी ने अपने आप को स्थापित किया, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और सब लोग उनके व्यक्तित्व को समझ के हमारे साथ है, ऐसा मैं आपने एक बात बलूनी जी को माफ कर दिया, उन्होंने माफी मांगी आपसे औपचारिकतावश। मैंने कहा मेरे गलत मंतव्य के लिए वो मेरा असर नहीं था। राजीव नहीं, चलिए वो पर्याप्त है और उन्होंने चीजों को स्पष्ट भी कर दिया अपनी ओर से। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, अच्छे इंसान हैं, अच्छे राजनेता हैं। एक काफी कुशलता के साथ उन्होंने राजभवन का संचालन किया, लेकिन ये पूरी तरह से व्यक्तिगत विचार नीतीश कुमार जी के हैं। आपके उन्होंने जो भी सद्भावना के संकेत दिए हैं, पार्टी आधिकारिक तौर पर जब तक निर्णय नहीं ले लेती है तो पार्टी का आधिकारिक स्टैंड अभी कह पाना हम लोग के लिए मुश्किल होगा। अनिल जी, इसलिए पार्टी की बैठक की प्रतीक्षा। अनिल जी 20 सेकंड। सुमित जी बेस्ट, मैं एक आखिरी बात जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मीम अफजल साहब और कांग्रेस के लोग गुमराह हैं, कांग्रेस के लोग कुछ बोलने में वो कह रहे हैं मेरे व्यक्तिगत विचार है, मैं मानता हूं उन लोगों की समस्या क्या है। देखिए, कांग्रेस के लोग क्या, उनके नेता राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी जी तो देश में है नहीं, उनका तो जन्मदिन था कल, इसलिए वो जब यहाँ पर नहीं है तो मीम साहब बार बार कह रहे हैं मेरे व्यक्तिगत विचार है, पार्टी के नहीं है। उनकी समस्या समझ आती है। विपक्ष के जो नेता हैं, जो राहुल गांधी, वो देश में नहीं है। इतना महत्वपूर्ण समय चल रहा है, देश के पूरा देश महामहिम का नाम तय कर रहा है, राष्ट्रपति जी का चुनाव होने वाला है, और अनिल जी जान के मुझे प्रसन्नता हुई कि राहुल गांधी देश में नहीं होते तो बीजेपी चिंतित होती है। आपने अच्छी बात कही। प्रगति मेहता आप डिबेट में आना चाह रहे थे, आप हाथ भी खड़ा कर रहे थे। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, जो बात राजीव जी ने कही, मैं जवाब दे दूं? मैं आऊंगा आपके पास। अरे मैं आऊंगा, मैंने आपका काम कर दिया सर। मैंने आपकी तरफ से खुशी जता दी कि राहुल गांधी गायब हैं तो बीजेपी चिंतित है। जरूर। प्रगति जी मैं आपसे पूछना चाह रहा था, राजीव जी ने साफ साफ कहा कि बेहतरीन राजनेता हैं, उत्कृष्ट तरीके से उन्होंने काम किया, राजभवन का संचालन अच्छे तरीके से किया। हम लेकिन फैसला कल के बाद 22 तारीख के बाद करेंगे। मेरा आपसे सवाल है, क्या जो जिन पैमानों पर राजीव जी कोविंद जी की राज्यपाल के तौर पे तारीफ कर रहे हैं, क्या आपकी वो राय नहीं है? सुमित जी, एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं मैं कि यह डिबेट राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर है। ये बार बार हम लोग पे क्यों शक किया जाता है कि नीतीश जी और लालू जी एक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। चुनाव के पहले से भी ये कहा जाता रहा कि लालू जी को सीटें ज्यादा आएंगे तो मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। बार बार हम लोगों ने यह साबित किया, जनता ने मैंडेट दिया है हम लोगों को, और हम लोग बड़े अच्छे से बिहार में सरकार चला रहे हैं। महागठबंधन एकजुट है, हम आज भी साथ हैं और कल भी साथ रहेंगे। आपके दोनों नेता अगर दो तरह की बातें करेंगे तो सवाल नहीं खड़ा होगा। शराबबंदी पर नीतीश कुमार की बात को नरेंद्र मोदी पसंद करते हैं, लेकिन आपके मंत्री कुछ और कहते हैं। नोटबंदी को आपके लोग कुछ कहते हैं, नीतीश कुमार कुछ और कहते हैं। तो भाई आप लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़े, बिहार की जनता ने आपको मैंडेट दिया, बहुमत दिया, पर आपके अंदर विरोधाभास दिखाई देता है ना, मतांतर दिखाई देता है ना। नहीं, मतांतर रहे कुछ रहे, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पे है और हम लोग यहाँ कोई चीज थोपा नहीं जाता है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने कोई नाम लाके थोप दिया, उन्होंने सर्वानुमति की बात की थी और अचानक से नाम थोप दिया, ऐसी व्यवस्था हम लोग क्या नहीं है। तो ये शिष्टाचार, हम लोग 22 तारीख को बैठक है, शिष्टाचार के लिए आपको बीजेपी की लीडरशिप से नाराज होना चाहिए। आप कोविंद साहब से नाराज, शिष्टाचार कोविंद साहब से क्यों नहीं मिलने गए? कोविंद साहब से कहा नाराजगी? कोविंद साहब अच्छे राज्यपाल हैं, अच्छे राज्यपाल के तौर पर काम किया, उनसे कहा नाराजगी हमारी है। लेकिन 22 तारीख को विपक्षी दलों के नेता साथ बैठेंगे और जो भी निर्णय होगा फैसला सुनाया जाएगा। पहले से खिचड़ी पकाने का क्या मनसा है? आपको लगा नीतीश जी आपके साथ रहेंगे, विपक्ष के साथ? बिल्कुल, हमारी सरकार चल रही है और मजबूती के साथ चल रही है। राष्ट्रपति चुनावों पर नीतीश कुमार, लालू यादव एक खेमे में रहेंगे। 22 तारीख को जो भी निर्णय होगा सुमित जी, आपसे छुपा थोड़े ना रहेगा। नहीं, आप मुझे बताइए ना, एक खेमे में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आपकी मंशा होगी कि हम लोग चाहेंगे सब पूरी विपक्षी दल एक खेमे में रहे और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह तानाशाही की तरफ देश को ले जा रही है। सहारनपुर में जो राजीव जी ने चर्चा की, सहारनपुर ने क्या हुआ पूरे देश में देखा, और आज कोविंद जी को आप दलित बना के, जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उनको आप 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस दलित बोलते हैं। ये कैसा संदेश आप देना चाह रहे हैं? चलिए, आपको दलित बोलने वाले पे आपत्ति है तो आप एक दलित को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया है और आप उस दलित का विरोध आप कर सकते हैं अपने तरीके से, जैसे भी आप करना चाहें। 22 तारीख को नया उम्मीदवार देकर आप तमाम लोग, लेकिन ए के वाजपेयी जी,
मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि 22 तारीख का दिन विपक्ष के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है? क्योंकि जो विपक्ष लामबंद हो रहा था, उस विपक्ष में वो एकता रह पाएगी? देखिए, 22 तारीख का दिन पूरे इतिहास में लिखा जाएगा कि कौन इस धर्म युद्ध में गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े के साथ खड़ा है और कौन उसमें विपरीत में खड़ा है, कौन ढकोसलेबाजी करता है और कौन उनके लिए काम करता है। ये चीज तय हो जाएगी, और जब ये चीज तय हो जाएगी तो ये अगला कदम भी अपने आप तय हो जाएगा। दलित के नाम पर राजनीति आप भी करते हैं शेष जी। वाजपेयी जी, ये बताइए कि अब ये दलित को अगर राष्ट्रपति बनाने का मोदी जी ने प्लान बना लिया है, और जो बीजेपी मूलतः अपर कास्ट की पार्टी मानी जाती थी, पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, ओबीसी खुद है वो, और दलित की राजनीति अगर वो खुद करने लगेंगे तो आपके रामविलास जी की दुकान का क्या होगा? दलित की उनके मांझी जी का क्या होगा? क्या मांझी जी है? अब बीजेपी, अब दुकान किसी की नहीं रह गई है। अब शेष नारायण सिंह जी, ऐसा है, ये बीजेपी 2002 वाली बीजेपी नहीं रह गई है। अब इसका नारा है सबका साथ सबका विकास, और जो डेवलपमेंट की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, और जो हकीकत में गरीबों और अति पिछड़ों की बात करेगा, वही नेतागिरी कर पाएगा। और आपने देखा है कि हमारे नेता रामविलास पासवान जी जो हैं, नहीं, अगर दलित की उनको, अब राष्ट्रपति को ही दलित चल रहा है, तो अगर राष्ट्रपति उनके अपने घर का हो गया, तो जीतन राम मांझी भी तो बहुत ज्यादा सजा संवार के लाए गए थे। वो बेचारे, उनका एड्रेस ही नहीं पता किसी को यहाँ दिल्ली में, तो कहीं रामविलास जी का भी कोई असर तो नहीं होने जा रहा। देखिए, जीतन राम मांझी उस वक्त की जरूरत थी, वो आए और चले गए। रामविलास पासवान पिछले 45 साल से राजनीति में हैं और अपने काम से जिंदा हैं, हर वर्ग के लिए वो काम करते हैं, और इस बार 9वीं टर्म उनकी पार्लियामेंट की है। पार्लियामेंट में सबसे सीनियर मोस्ट आदमी वो हैं, तो उनसे कहां तुलना करी जा रही है। और जहां तक संवैधानिक राष्ट्रपति पद जो है संवैधानिक पद है, वो राजनीति में नहीं आएगा। जैसे ही उसका चुनाव हुआ, अभी वो संविधान का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो जाता है। अभी आप दलित कर रहे थे, जो अभी आप दलित कर रहे थे, लागू जो करी जाती है वो प्रधानमंत्री करता है। अभी आप दलित कर रहे थे वाजपेयी जी, लेकिन हमने पिछले कमेंट के दौरान दलित क्या करें ना करें, जो तय है बात वही है ना। अनिल कुछ बोलना चाह रहे हैं, अनिल बलूनी। देखिए सुमित जी, इस डिबेट में अगर दलित शब्द का उपयोग सबसे कम किया है तो मैंने किया, बाकी सब लोग बोलते रहे, और ये क्या राजनीति करते हैं सब जानते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि अगर दलितों को, गरीबों को, वंचितों को उठाना है तो शिक्षा पे ध्यान दीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 12 साल का रामनाथ कोविंद जी का MP लेड फंड का आप हिस्ट्री देखिए, उसका डाटा निकाल के देखिए। सबसे ज्यादा पैसा अगर कोविंद जी ने कहीं दिया तो शिक्षा के ऊपर दिया। ये होता है काम करना। हम लोग काम करते हैं दलितों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, लेकिन ये सिर्फ नाम लेते रहते हैं। और कोविंद जी का इतिहास देखिए, उनके 12 साल का MP लेड फंड का आप पूरा डाटा देखिए। सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी चीज के लिए दिया है तो शिक्षा के लिए दिया है। इसलिए हम लोग काम करते हैं, ये नाम जपते हैं, यही फर्क है। मीम अफजल साहब जवाब देना चाहेंगे इस बात का? क्योंकि तरह तरह से बात ये भी कही जा रही है कि पहले कहा गया कि ये बीजेपी का प्रतिभा पाटिल मूवमेंट है, एक अननोन आदमी को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। फिर अब तो ये भी चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पर कि प्रतिभा पाटिल के मुकाबले कोविंद साहब कितने ऊपर खड़े हुए हैं, जो बात अनिल ने इशारा भी किया। अभी देखिए, अभी बार बार जो है कोविंद जी को लेकर के जो यहाँ बहस हो रही है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए कि मेरे ख्याल में अभी किसी भी एक, यहाँ बैठे हुए जितने 6 लोग हैं, आपके समेत 7 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से एक ने भी कभी एक लफ्ज़ भी कोविंद जी की क्वालिटी या उनके ताल्लुक से कोई नेगेटिव बात तो की ही नहीं है। मैंने तो सबसे ज्यादा कहा है, मैंने तो हर बार कहा है, उसके बारे में तो कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ, मुझे जब भी मौका मिला है मैंने कोविंद जी की विशेषताओं के बारे में बात की है। से आप बात बता रहे हैं बार बार। अफजल भाई एक बात, 1 मिनट अफजल भाई, मैं वही कह रहा हूँ। मैंने हर बार, इसलिए किसी ने उनकी, मैंने हर बार कहा है कि कोविंद जी की विशेषता क्या है। आप मेरी बात सुनिए अनिल, 1 मिनट ना अफजल भाई ये बताइए, बीच में मत टोकिए, हमारी बात तो सुन लो यार, बीच में मत टोकिए, टाइम खत्म हो रहा है। मेरी बात, शेर जी आप बहुत सीनियर आदमी हो ना, हम आपकी बात काफी सुन चुके हैं। मैं इस प्रोग्राम में बैठा हुआ, मुझको मेरा टाइम लेने दीजिए। बोलिए मीम साहब। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अभी बार बार ये हो रहा है
कि अपोजिशन जो है वो नाकाम हो गई है, या उसकी जो पूरी वो है खत्म हो जाएगी, या जो अपोजिशन का जो इत्तेहाद है वो टूट जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब अपोजिशन ने खुद कहा था कि, और सरकार ने भी माना था कि हम जो है एक ऐसा कंसेंसस बनाएं जिस पर सब लोग राजी हो जाएं, तो सरकार ने वो मौका क्यों गवा दिया? अभी तो 20 पार्टियां उनको सपोर्ट में, 18 शायद ना हो, अब 16 ना हो, 17 ना हो, वो तो 100% उनके साथ जाने के लिए भी तैयार थे लोग। अगर वो उस अंदाज से ही चलते और किसी एक नाम को निकाल कर सामने ना दे देते तो शायद इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। मुमकिन है इससे भी ज्यादा सपोर्ट उनको मिल जाती। वक्त की कमी है, माफी चाहता हूं, मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकता हूं कि जो दर्शकों ने भी कहा कि एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है प्रधानमंत्री मोदी ने कोविंद साहब का नाम देकर कि विपक्ष की एकता छिन्न भिन्न दिखाई दे रही है, और ये बात तय हो गया, लगभग तय है, जिस तरह के आंकड़े हमने दिखाए कि बहुत आसानी से कोविंद साहब ये चुनाव जीत भी सकते हैं। अभी की दृष्टि है आज के मद्देनजर।